हेलो एवरीवन, वेलकम टू एयर एजुकेशन। और हम कर रहे हैं यूपीएसआई के लिए पॉलिटी पीवाईक्यूज के थ्रू। और अब तक हमने 9 क्लास कर ली हैं। यह है आपकी 10वीं क्लास। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि अधिकार पक्ष याचिका का क्या अर्थ है, जो किसी सरकारी कार्यालय में किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करने के लिए अदालत द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, तो ये सब जो रेट का एक पार्ट है, एक प्रकार की रेट है जो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। और हाई कोर्ट को किस के तहत अधिकार है, ये आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जारी कर सकते हैं। ठीक है, मूल अधिकारों की रक्षा के लिए। अब इसमें 5 रिट जारी की जाती है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बेसिकली जैसा इसका नाम है, बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब बंदी को प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित करना। इसको हार्बियस कॉर्पस कहते हैं। लिटरल मीन इसका ये होता है टू प्रेजेंट द बॉडी इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, इस तरह। तो मतलब ये है कि जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है, अगर कोई व्यक्ति है, मुख्य व्यक्ति है ए, उसको हिरासत में लिया गया, ठीक है, वो अलग बात है। मतलब कुल मिला के बात है कि अगर वो हिरासत में है, राज्य की हिरासत में है, तो राज्य फिर उसको कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेगा, ताकि कोर्ट ये डिसाइड कर सके कि इस व्यक्ति को वास्तव में हिरासत में लिया जाना चाहिए या नहीं। ठीक है, वो केस चलता ना, वो पूरी कहानी। ठीक। दूसरा है परमादेश, जिसको आप मैंडमस के नाम से जानते हैं। परमादेश का मतलब होता है कि कोर्ट ही कमांड करता है। ठीक है, कोर्ट ही कमांड देता है कि आप ऐसा करें। ठीक है। तीसरा है अधिकार प्रक्षा, जो आपसे प्रश्न में पूछा भी गया है। तो अधिकार प्रक्षा का क्या मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद पर है, ठीक है, और इस वो पद अस्थाई नहीं होना चाहिए। अस्थाई का मतलब है कि मंत्री वगैरह के पद के खिलाफ नहीं दी जा सकती अधिकार प्रक्षा, यानी को वारंट होता है। तो कोर्ट इसमें ये पूछता है कि आप जिस पद पर हैं उस पर किस अधिकार से हैं, किस हैसियत से आपने वो पद धारण किया है। तो उस पद की वैधता की जांच करता है। ठीक है। दो और हैं, जैसे प्रमाणित किया जाए, ये वाला, और ये निषिद्ध कर, उत्प्रेषण, सर्चियोरारी, और निषेध या प्रतिषेध। प्रतिषेध, ठीक है, दोनों लगभग एक जैसे ही होते हैं। इसमें ये लोग रोकते हैं, और इसमें एक तरह से ये समझो इसको क्या सूचित होना है, प्रमाणित किया जाना है। ठीक। तो ये 5 रिट अदालत द्वारा जारी की जाती है। तो ये मैंडेमस हो गया, ये आपका, ये किस अधिकार से, ये वाला इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। इनमें से किसे मानवाधिकार के अंतर्राष्ट्रीय विधेयक का हिस्सा नहीं माना जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय विधेयक के 3 हिस्से हैं किस पे, मानवाधिकार के संदर्भ में। पहला तो मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा 1948 की है, 10 दिसंबर, क्योंकि इसी दिन, फिर उसी दिन के बाद से मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसको भी थोड़ा याद रखें। ये नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों का पर अंतर्राष्ट्रीय प्रण, ये 1966 का है। और ये भी आपका आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रण, ये भी 1966 का है। फिर इसको 1976 में लागू किया गया। कुल मिला के ये विधेयक का मतलब ये है कि इनमें कानूनी बाध्यता है। सरकारें, जो इनके सदस्य हैं, वो सरकारें क्या करती हैं, इनके माध्यम से या इन पर आधारित अपने अपने यहाँ कानून बनाती हैं, घरेलू कानून, और मानवाधिकारों को सुरक्षित करती हैं। ठीक है, मानवाधिकारों को सुनिश्चित करती हैं। नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा पर सम्मेलन, ये भी 1948 का है, पर ये इसका हिस्सा नहीं है। मानवाधिकार के अंतर्राष्ट्रीय विधेयक का हिस्सा नहीं है। ये मानवाधिकारों से संबंधित एक महत्वपूर्ण संधि जरूर है, पर इसका हिस्सा नहीं। ठीक है, तो ये ही इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है तीसरा। किस धारा के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम यह प्रावधान करता है कि कोई भी जानकारी जो किसी तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धी स्थिति को नुकसान पहुंचाती है,
उसे प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। बेसिकली आरटीआई एक्ट में धारा 8 उन स्थितियों के बारे में, उन व्यक्तियों के बारे में बात करती है जहाँ पे आपको सूचना देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप सूचना ना भी दें तो चलेगा। जैसे वाणिज्यिक विश्वास, मतलब आपको जो अपने पेशे के कारण जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। अ, दूसरा, व्यापार गोपनीयता, गोपनीयता, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एकदम ऐसे ही मत जाना, ठीक है। बौद्धिक संपदा, ठीक है, कोई चीज़ आपकी बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो कोई आरटीआई डाल के आपकी उसको नहीं पता कर सकता है कि बताओ, मुझे बताओ रेसिपी क्या है तुम्हारी, ठीक है। तो इस तरह के मामले 8 में दे रखे हैं। अब यहाँ सारे ये ऑप्शंस में 8-8 दे रखा है, तो ये 81D में इस तरह का मामला है। तीसरे पक्ष का मतलब ये है, मान लो कि ये कोई अथॉरिटी है जिसके पास अमुक व्यक्ति ए की कोई सूचना है, ठीक है। इसको कोई कंपनी मान लो, ठीक है। अब इनका कोई एम्प्लॉई है सी, ठीक है। अब मैं ये जाता हूँ अथॉरिटी के पास और बोलता हूँ सी से संबंधित जानकारी दो। तो ये तीसरा पक्ष हो गया। ये क्यों? मैं प्रथम पक्ष जिससे मांगा जा रहा है, द्वितीय पक्ष, और द्वितीय पक्ष से मांगी जा रही है जानकारी तृतीय पक्ष की, ठीक है। तो इससे जुड़ी जानकारी ये फिर इसको नुकसान पहुंचाती है, तो उसको प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। तो 81D में ये बात कही गई है, ठीक है। इसको प्रकट किया जा सकता है। धारा 11 में ऐसी स्थितियां दे रखी हैं कि कब इस तृतीय पक्ष की जानकारी को प्रकट किया जा सकता है। हालांकि यहाँ पे भी किया जा सकता है, अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ये मान लेती है कि कोई ऐसी सूचना है जिसको सार्वजनिक हित में प्रकाशित करना जरूरी है, तो उसको प्रकाशित फिर किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह का एक मसला है ये। बढ़ते हैं आगे। चौथा सवाल कहता है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है। तो उपराष्ट्रपति आपके किस सदन के सभापति होते हैं? राज्यसभा के। तो 67 एक ये आर्टिकल है बी, और स्पेसिफिक बात करूँ तो राज्यसभा के सभापति होते हैं, तो केवल राज्यसभा में ही वो प्रस्ताव उस सदन में ही लाया जा सकता है। इसके बारे में 14 दिन पूर्व अग्रिम सूचना नोटिस आपको उपराष्ट्रपति को देना होगा। फिर यहाँ से इसको पास किया जाएगा और फिर इसको लोकसभा अनुमोदित करेगी। अगर ये जानना है कि जैसे कि समस्त सदस्यों का बहुमत, तत्कालीन भी एग्जैक्टली बताऊंगा, तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत, और फिर लोकसभा साधारण बहुमत से इसे पास कर देगी, तो फिर आपके उपराष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। अच्छा, उपराष्ट्रपति को सैलरी बताओ किस बेसिस पे मिलती है, उपराष्ट्रपति के तौर पे या राज्यसभा के सभापति के तौर पे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कमेंट कर दे। चलो अगला सवाल देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड कहाँ गठित है? धारा 9 में, ये मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे फिर ब्लैंक आएगा। कितने दिन के भीतर उपयुक्त सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा? तो पहले तो एक सलाहकार बोर्ड बना, धारा 9, सलाहकार बोर्ड। ये बता चुका हूँ रासुका क्या है। रासुका है आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित एक कानून। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या मतलब होता है कि कोई अपराध होने से पहले ही अगर किसी व्यक्ति को डिटेन कर लिया जा रहा है, जैसे ए व्यक्ति है उसको डिटेन कर लिया गया शंका के आधार पर कि इससे खतरा है, तो उसको डिटेन कर लिया गया, उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं। इससे जुड़ा अनुच्छेद 22 है। तो अभी फिलहाल की बात करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि अब जब इस व्यक्ति को डिटेन किया गया, तो एक सलाहकार बोर्ड जो धारा 9 के तहत गठित है, उसको इसकी सूचना मतलब सरकार ही करेगी, तो जाहिर सी बात है, तो सरकार को 3 सप्ताह यानी 21 दिन के भीतर ये सूचना देनी होगी। किसको? सलाहकार बोर्ड को।
और सलाहकार बोर्ड क्या करेगा? सलाहकार बोर्ड करेगा ये कि इस मामले पे 7 सप्ताह, अच्छा पीछे कहीं अगर 7 दिन बोल दिया हो तो उसे फिक्स कर लें, ये 7 सप्ताह है, ठीक है? तो 7 सप्ताह के अंदर क्या करेगा फिर ये? बोर्ड बताएगा कि अमुक व्यक्ति को मतलब ठीक हिरासत में लिया गया है, गलत लिया गया है, ठीक है? उसके व्यक्ति का इस मामले में फैसला देगा, ठीक है? तो ये धारा 11 में है, ये थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा कानून अलग-अलग हैं, वो धारा 11 अलग है, ये अलग है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम है 1980 का, ठीक है? चलो, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो गया? संबंधित व्यक्ति के निरोध की तिथि से 7 सप्ताह, ठीक है? अब 3 सप्ताह में अगर ये मान लो मैक्स दिन भी ले जाते हैं, तो 3 सप्ताह तो हो गए, अगले 4 सप्ताह में ये फैसला आना होगा। अगला क्वेश्चन है, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम। वही LARR एक्ट 2013, ठीक। इसमें उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 24 की सही व्याख्या के मामले में 5 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष संदर्भ का विषय था। अब जिनको नहीं पता है, LARR एक्ट किस तरह का एक कानून है? मान लो कि कोई सार्वजनिक उद्देश्य का कोई काम होना है, जैसे फॉर एग्जांपल ले लो सड़क बननी है, उसके लिए चाहिए जमीन। सरकार क्या करेगी? जमीन को अधिग्रहित करेगी। तो उसके लिए पहले होगा SIA, धारा 4 के अनुसार, जो क्या बताता है अ, कि उस काम से कितने लोगों को मतलब वहां से हटना होगा, कितने लोगों को पुनर्स्थापित किया जाएगा, पुनर्वास कराया जाएगा, क्या उसका सोशल इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसा ही का मतलब ये सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक। तो उसके बाद फिर मुआवजा वगैरह दिया जाता है, वो सब कहानी। तो ये अब इतना समझ में आ गया होगा, ये कानून जो है LARR एक्ट, यानी कि भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 किससे संबंधित। अब ये बोल रहा है कि उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 24 की सही व्याख्या के मामले में, किस मामले में, यहाँ पे ब्लैंक होगी, किस मामले में 5 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष संदर्भ का विषय था। तो ये इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहर लाल एक मामला है, और इसमें ये ये मसला था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा इस केस के बारे में और जानना होगा, वैसे कहानी सुनाने का कोई मतलब है नहीं। ये बेसिकली अधिरोहण, अधिरोहण जो 24 में आता है, उसकी शर्तों से रिलेटेड था। तो कोर्ट ने ये कहा था कि जो कब्जा है, मतलब कब्जा नहीं, अधिग्रहण, अधिग्रहण है, वो लैप्स सिर्फ तभी होगा जब या तो भौतिक कब्जा, दो शर्तें बताई थी, एक तो भौतिक कब्जा ना हो, और दूसरा कि मुआवजे का भुगतान ना किया गया हो, ठीक है। मामला ये था कि पुराना एक कानून था 1894 का, तो उसके जो विवाद चल रहे थे वो 2013 के कानून के लागू होने के बाद भी सॉल्व नहीं हो पाए थे तब तक। तो ये इसी तरह का एक मसला था, बेसिकली लैप्स से ही रिलेटेड था, ठीक है। कि अधिग्रहण कब लैप्स होगा, तो इसकी क्लैरिटी दी थी कोर्ट ने कि भौतिक कब्जा ना हुआ हो और मुआवजे का भुगतान ना हुआ हो, अगर ये दोनों शर्तें, तो अधिग्रहण कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, लैप्स हो जाएगा। तो 7वां सवाल है, निम्नलिखित समितियों में से किसने लोकपाल और लोकायुक्त के रूप में नामित दो विशेष प्राधिकरणों की स्थापना की अनुशंसा की थी? पीके धुंगन, ये पंचायत से रिलेटेड है। गाडगिल समिति, ये भी पंचायत से रिलेटेड है। अशोक मेहता, ये भी पंचायत से रिलेटेड। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, इसकी अध्यक्षता मोरारजी देसाई ने की थी। फिर बाद में इसके अध्यक्ष बने थे हनुमंतैया, हनुमंतैया, ठीक है, 1966। और इसी की अनुशंसा थी कि एक इस तरह का लोकपाल और लोकायुक्त जैसी चीजें हों। ये लोकपाल का मतलब ये है कि जो सेंटर पे काम करता है, भ्रष्टाचार वगैरह को डील करता है, ये सब। लोकायुक्त ये स्टेट के लेवल पे काम करता है। लोकपाल को सबसे पहले इस शब्द को किसने दिया था? इस शब्द को कॉइन किया था आपके LM सिंघवी ने,
1963 की बात है शायद, हाँ 63 की बात है, 1963 में, तो ये थोड़ा याद रखना। पी के धुंगन, ये समिति जो है, धुंगन या धुंगन जो भी है, 1988 की है, और ये पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश से रिलेटेड था। ठीक है। गाडगिल समिति इन्हीं पंचायत, ये भी 1980, इन्हीं पंचायती राज संस्थाओं के लिए अब एक नीतिगत ढांचा तैयार करने से रिलेटेड था कि किस तरह इनको मतलब संवैधानिक दर्जा दिया जाए, और संवैधानिक संशोधन की रूपरेखा तैयार करने से रिलेटेड। अशोक मेहता समिति 1977 की है, और इसने द्विस्तरीय पंचायत की बात की थी। ठीक है। तो बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति, बलवंत राय समिति जो है और ये अशोक मेहता समिति, इनसे जुड़े सवाल कई बार पूछते लेता है कि किससे संबंधित है, या किसने द्विस्तरीय की सिफारिश की थी, या किसने त्रिस्तरीय की। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था? तो 42वां जो संविधान संशोधन था 1976, इसमें 5 विषय ऐसे थे, जैसे कि वन है, तो पहली बात तो वन को ही किया गया था। ठीक है। तो वन, शिक्षा और वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण, इसमें आता है पक्षी संरक्षण, लिखिए वन्य जीव संरक्षण और पक्षी संरक्षण, और नाप और तौल, और पांचवा है न्याय का प्रशासन। ठीक है। तो ये सब अ, समवर्ती सूची में डाले गए थे। समवर्ती सूची में डालने का मतलब ये है कि जैसे विषय हैं, कोई भी विषय है, वो 3 श्रेणियों में है। पहला तो है सूचीबद्ध जो केंद्र की है, दूसरा है राज्य की है, तीसरा है समवर्ती। समवर्ती इन मामलों पे जो विषय केंद्र वाले में है, उन पे सिर्फ केंद्र कानून बना सकता है, राज्य वाले में सिर्फ राज्य कानून बना सकता है, और समवर्ती पे दोनों बना सकते हैं। लेकिन अगर टकराव होता है तो 254 और किसका प्रिवेल करेगा? केंद्र का कानून प्रिवेल करेगा। राज्य को अपनी चलवानी है, फिर वो एक अलग, उसके लिए एक पूरा प्रोसीजर है। ठीक है। उतना मत जाओ अभी, फिलहाल इतना ही समझो। सशस्त्र बल केंद्र का विषय है, नागरिकता भी केंद्र का विषय है, और विदेशी मामले ये भी केंद्र का विषय है। ये वाला वन आपका समवर्ती सूची का है। ठीक है। मतलब वन के मामलों में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अगला सवाल, मुस्लिम समुदाय में प्रचलित तलाक बिद्दत, जिसको आप 3 तलाक के नाम से भी जानते हैं, बहुविवाह, निकाह हलाला निकाह हलाला को असंवैधानिक ठहराने के लिए किस मतलब केस में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दायर एक रिट याचिका थी। तो किस मामले में था ऐसा? शायरा बानो का एक केस है, भारत संघ। ठीक है। 2017 का केस है। इस मामले में ही ये तलाक बिद्दत, बहुविवाह और निकाह हलाला को असंवैधानिक के लिए मतलब चैलेंज किया गया था, इन चीजों को। ठीक है। और फिर 22 अगस्त 2017 में ही कोर्ट ने इसको 3 तलाक को खत्म कर दिया गया था। तलाक बिद्दत, तलाक बिद्दत। ठीक है। इसको खत्म कर दिया था, और फिर इसी के आधार पे एक महिला, मुस्लिम महिला करके एक कानून बनाया था। ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा 2019 का एक कानून है, उनके विवाह, मुस्लिम महिला विवाह वगैरह से रिलेटेड। ठीक है। तो वो भी थोड़ा सा याद रखना है, एग्जैक्ट नाम ही लिख देता हूँ, मुस्लिम महिला, फिर ब्रैकेट में विवाह अधिकारों का संरक्षण। ये 2019 का एक कानून है, मुस्लिम महिलाओं की विवाह से संबंधित जो अधिकार है उनका संरक्षण करता है, 2019 का। अब ये भी देख ही लो, चलो, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम, ये केस है 1985। ठीक है। और इसमें जो तलाकशुदा मुस्लिम महिला है, उसके एलिमनी राइट्स से रिलेटेड था, मतलब भरण पोषण के अधिकार से संबंधित, भरण पोषण अधिकार के मामलों से जुड़ा एक केस था। ये वाला केस जो है, इसको आप पीपल यूनियन
पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसको एशियाड प्रोजेक्ट केस भी कहते हैं और ये 1982 का एक केस है। ये बेकार मजदूरों से जुड़ा हुआ है, एक मानवाधिकारों से जुड़ा हुआ एक मामला था। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण वर्सेस भारत संघ, ये ट्रांसजेंडर्स को कानूनी मान्यता, ट्रांसजेंडर्स को कानूनी मान्यता, कानूनी अधिकार, मान्यता नहीं, मान्यता भी और कानूनी अधिकार, ठीक है। इनके लीगल राइट्स से संबंधित एक मामला था, ट्रांसजेंडर से रिलेटेड मामला था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, संयुक्त प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974, ये एक्ट है, कि किस धारा के तहत किया जाता है। संयुक्त प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मतलब ये है, संयुक्त प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसका मतलब ये है कि जैसे पास पास के दो राज्य हैं तो वो अपने आपसी सहमति से एक इसका निर्माण करवा सकते हैं। दो राज्य हैं या दो से अधिक राज्य हैं, आपसी सहमति से केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में भी, ठीक है। तो केंद्र से क्या बनवा सकते हैं, पूरा संयुक्त प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, और ये प्रावधान दे रखा है आपका धारा 13 में, ठीक है। और ये केंद्र सरकार भी इसमें शामिल हो सकती है। और धारा 14 में क्या है, इसी बोर्ड की संरचना के बारे में क्या होगा। 16 में, ये जो दे रखे हैं ना 16 में जो सेंटर का जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, सीबी, इसके कार्य और शक्तियों के बारे में है। 17 में स्टेट के बारे में, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसकी कार्य और जिम्मेदारी, वही शक्तियां वगैरह, उन सब के बारे में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला सवाल, भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा। पहले मौलिक कर्तव्य थे नहीं, ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य भाग 4 ए में अनुच्छेद 51 ए के तहत डाले गए, ठीक है। 10 डाले गए थे, फिर 86 में संविधान संशोधन से एक और 11वां मौलिक कर्तव्य ऐड किया गया, तो 86 में संविधान संशोधन 2002। अच्छा, अगर ये पूछ ले कि कौन सा मौलिक कर्तव्य था जो जोड़ा गया, तो वो था कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, ठीक है, एक तो इनके लिए राज्य प्रयास करेगा, राज्य क्या है, कंपलसरी ड्यूटी इनकी शिक्षा प्रदान करने की, वो 21 के तहत इनका एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य में क्या है कि माता पिता प्रयास करेंगे, ठीक है, इस जो आयु वर्ग के बच्चों के शिक्षा के अवसर दिए जाएं, ठीक है। ये माता पिता का कर्तव्य के बारे में बात करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। तो भारत है, अब इसमें और क्या ही बताऊं, ठीक। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची में शामिल है। तो परमाणु ऊर्जा, ये संघ सूची का विषय, ठीक। बंदी गृह राज्य का विषय है। कृषि राज्य का विषय है, पर इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि अब कृषि तो देखो राज्य का विषय होता है, फिर कृषि का ट्रेड संघ का विषय हो जाता है, और इसमें अनुसंधान वगैरह वो भी संघ का विषय हो जाता है, तो इसमें खींचातानी चलती रहती है। जो फार्म बिल आए थे ना, उसमें एक बड़ा डिस्प्यूट का मामला ये भी था कि जो कृषि से संबंधित कानून कैसे बना सकता है केंद्र, लेकिन वो अब क्योंकि ट्रेड से रिलेटेड थे तो इसलिए ये बना दिए। और विवाह और तलाक, ये भाई साहब आपके समवर्ती सूची का विषय है, ठीक। और ये क्या है, ये तो मैं बता ही चुका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में एंटी डंपिंग शुल्क को नियंत्रित करता है। देखो एंटी डंपिंग क्या होती है, पहले तो ये
एंटी डंपिंग। ठीक है, बेसिकली जैसे चाइना है, तो वो क्या करता है, अपने यहाँ से सस्ता माल यहाँ भारत में भेजता रहता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, भारतीय भारतीय जो सामान है उसकी उसकी कोई पूछ नहीं रहेगी, क्योंकि ये वाला माल सस्ता होता है, भले ही चले ना। ठीक है, कुल मिला के बात ये है कि जब यहाँ पे ये डंप करना शुरू कर रहा है अपना सामान, ठीक है, चाइना, तो उसी चीज को रोकने के लिए एक एंटी डंपिंग शुल्क लगाया जाता है। एंटी डंपिंग शुल्क का मतलब ये होता है कि उस सामान पे जो चाइना भेज रहा है उस पे शुल्क बढ़ा दिया जाता है, टैक्स बढ़ा दिया जाता है। उसकी वजह से वो सामान महंगा हो जाता है, तो वो हमारे सामान फिर उससे कम्पीट कर पाएंगे। ठीक है, ज्यादा मत जानो इसके अलावा। ये सीमा शुल्क अधिनियम 1962 है एक, और एक और है इसमें, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। ये सरकार को दोनों अधिनियम ये शक्ति देते हैं कि वो इस तरह के काम कर सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में निर्वाचन आयुक्त के लिए निश्चित अवधि क्या है। तो देखो, ये है 5 वर्ष, नहीं सॉरी 6 वर्ष या 65 वर्ष का है। ठीक, तो 324 के तहत आपका क्या है, चुनाव आयोग, भारतीय भारत का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं, चुनाव आयोग। ठीक, 243 के राज्यों के निर्वाचन आयोग से संबंधित है, और वो राज्य विधानसभा का चुनाव नहीं कराते हैं, ये बात भी ध्यान रखना। वो सिर्फ पंचायत और जो म्यूनसिपल बॉडीज हैं उनका चुनाव कराते हैं। ठीक, तो इससे जुड़ा एक क्वेश्चन अभी और था शायद, कि अभी रिसेंटली क्या इसमें चेंज हुआ है इनकी नियुक्ति से संबंधित। पहले तो इसमें ये भी जान लो कि ये नियुक्ति कौन करता है। इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, ये क्वेश्चन भी था। और ये नियुक्ति होती कैसे है, तो 2023 में एक मतलब बिल लाया गया, अधिनियम है, जिसमें 2023 में एक समिति की बात की गई है। ठीक है, अब इस समिति में कौन कौन होंगे, तो इस समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष नेता और एक कैबिनेट मंत्री। ठीक है, इसकी अनुशंसा पे फिर राष्ट्रपति इनकी मतलब नियुक्ति करेंगे। ठीक है, और 6 वर्ष तक के लिए रहते हैं मुख्य चुनाव आयोग आयुक्त और या चुनाव आयुक्त, और या फिर अगर इनमें से 65 वर्ष की अगर ये आयु पूरी कर लेते हैं तो ये। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। 16वां सवाल है कि प्रभावित परिवारों के विचारों का पता लगाने के लिए भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की धारा किस धारा के तहत उपयुक्त सरकार द्वारा सामाजिक प्रभाव आकलन के लिए एक सार्वजनिक सुनवाई सुनिश्चित की जाती है। अब ये सामाजिक प्रभाव आकलन लगाते ही धारा 4 इसमें करने की बात की गई है, प्रिपरेशन की बात की गई है। धारा 5 में क्या बोला गया है कि जो SIA होगा, ठीक है, उसके बाद फिर पब्लिक के लिए मतलब एक तरह से पब्लिक हियरिंग के लिए प्रावधान है। मतलब ये है, सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो, ये जो आप सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट कर रहे हैं, इसमें ये डॉक्यूमेंट भी शामिल होगा। पहले वहां पे जहाँ पे भी जमीन, जिस जमीन को लिया जा रहा है, ठीक है, जिस जमीन को लिया जा रहा है उस जमीन के बारे में आप पता लगाएंगे कि उससे क्या नुकसान, क्या फायदे होने वाले हैं, कितने लोगों को बेघर होना पड़ेगा, या किन लोगों की जमीन जाएगी, किन लोगों की आजीविका पे प्रभाव पड़ेगा। उसी को प्रभावित परिवार बोलते हैं। उसमें 3 साल तक की लिमिट भी है, कि उस जमीन से आपकी 3 साल से या तो आप उस पर रह रहे हो, या फिर 3 साल से आपकी आजीविका उस जमीन से आ रही हो। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि पब्लिक हियरिंग रखी जाएगी, मतलब एक तरह से सबको एक सभा टाइप बुलाई गई, फिर उसमें बोला गया कि भाई ऐसे ऐसे होने वाला है, इस चीज से ये काम होगा। और फिर उसमें लोगों के फिर ओपिनियन जाने जाते हैं। फिर ये डॉक्यूमेंट इस SIA में शामिल होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का मसला है ये, सार्वजनिक सुनवाई से रिलेटेड है, ये ध्यान रखना, पब्लिक हियरिंग से। ठीक है, तो ये धारा 5 है। अगर सिर्फ SIA की बात पूछे तो धारा 4 है। अगला सवाल, सजा की अवधि को समय सीमाओं की गणना में
20 वर्ष के कारावास के बराबर माना जाता है। आजीवन कारावास माना या आगे पीछे हो गया, ठीक है। तो सजा की अवधि की समय सीमाओं की गणना में 20 वर्ष के कारावास को आजीवन कारावास के बराबर माना जाए, ये इस तरह का एक तथ्य है। अब इसमें क्या एक्सप्लेन करूं, ये लॉ में बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। देखो कुछ क्वेश्चन आते हैं मुश्किल से 4-5, ठीक है, या मान लो 6 हो गए कभी, या 4 मान लो, एवरेज 4-5 का लेके चलो। तो लेकिन इतने एक्ट हैं और भाई इतनी चीजें हैं, जो लोग लॉ करते हैं उनसे पूछना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है लॉ। तो ज्यादा इसमें दिमाग मारोगे उससे बढ़िया है कि आप अपना मैथ बेटर करो, रीजनिंग बेटर करो और हिंदी बेटर करो, ठीक है। फिर बाद में पॉलिटी पढ़ो, उसके बाद बाकी सारी चीजों पे ध्यान दो। मूल विधि से ही सारा पेपर नहीं आता है, ज्यादातर लोग मूल विधि के चक्कर में ही रह जाते हैं कि मूल विधि, ठीक है। मूल विधि, अरे मूल विधि बहुत बड़ी है, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये धारा 6 में दे रखा है बीएसए की में, और उससे पहले शायद 57 में था आईपीसी में। अभी बीएसए में इसमें दे रखा, बीएसए बीएनएस, ठीक। तो मेरा काम था बताने का, बाकी तुम्हारी मर्जी है, मूल विधि ही पढ़ लो फिर। अगला सवाल, बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ये आपका मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित 21 आर्टिकल है एक तो, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों का ये मौलिक अधिकार है, ठीक। 45 अनुच्छेद, मैं बता देता हूँ सारी चीज। अनुच्छेद 45 कहता है स्टेट क्या करेगा, 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा के प्रावधान, ठीक है, शिक्षा देने की कोशिश करेगा। 51A के, इसके बारे में हमने अभी बात की, जो बात करता है 11वें मौलिक कर्तव्य के बारे में, कि पेरेंट्स की ये ड्यूटी होगी कि वो अपने बच्चों के लिए क्या करें कि ये सुनिश्चित करें कि उनको शिक्षा के अवसर प्राप्त हो। इसी के आधार पे ये जो एक्ट है, जिस एक्ट के बारे में क्वेश्चन है, वो बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का है, ठीक है। इसको लागू किया गया था अप्रैल 2010 से, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना। 2009, और अगर कभी 2010 दे दे और 2009 दे तो फिर 2009 लगाना, और लागू करने की बात पूछे तो अप्रैल 2010 लगाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है? ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, AMTM, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। माँ से क्या नहीं होता है, मणि नहीं होती है, ठीक है। इधर नाग को मणि नहीं चाहिए, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इसी एक क्वेश्चन से पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, इस छोटे से कंफ्यूजन से। इधर असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है, मणि नहीं है। नाग को मणि 6ठी अनुसूची में नहीं चाहिए होती है, ठीक। बस ऐसे याद रखें। अगला सवाल, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एक निवारक निरोध कानून संसद द्वारा किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? 1980 का ये कानून है, प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड, और इसके बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ। तो ठीक है, ये थी आपकी क्लास। बाकी अगर कोई आपका सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।